जय श्री राम साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। पहले हम ये जानेंगे कि इतिहास होता क्या है। बीते हुए अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच में अनवरत संवाद है। ये भी किसी इतिहासकार की कथन है। जैसे E.S. कार ने कहा था, एडवर्ड हेलेट कार ने, कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। अब हम जानेंगे कि इतिहास के पिता कौन है, यानी कि इतिहास के बारे में सबसे पहले किसने बताया है। उन्होंने बताया हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने अपनी बुक हिस्टोरिका में इतिहास के बारे में जानकारी दी थी। जो हिस्टोरिया शब्द है वो यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है। यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। तो इतिहास के पिता कौन? हेरोडोटस। बुक हिस्टोरिया किस भाषा में? ग्रीक यूनानी भाषा से लिया गया है हिस्टोरिया शब्द। और हेरोडोटस को संस्कृत में हरिदत्त कहा गया है। संस्कृत में हेरोडोटस को हरिदत्त कहा गया है। अब हम देखेंगे इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन किया गया है क्रिस्टोफ शेलियरस ने। इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये किसने बांटा? क्रिस्टोफ शेलियरस ने। अब हम देखेंगे, देखिए आज हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मध्यकालीन, फिर आधुनिक। तो ये सीरीज चलेगी। तो पहले अब हम देखते हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, क्योंकि हम भारत के बारे में जान रहे हैं तो ये जानना अति आवश्यक है। भारत का नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। और भारत को आर्यावर्त कहते हैं, आर्यों का देश कहते हैं। और पुराणों में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। हिंदुस्तान सिंधु नदी से हिंदू पर्शिया लोगों ने कहा, और फिर हिंदू से हिंदुस्तान बन गया। सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान। और इंडिया कहा। यूनानी लोग जो थे वो इंडस नदी, सिंधु नदी यानी कि इंडे से इंडिया, उन्होंने इंडे से इंडिया बना दिया। तो भारत के नाम क्या क्या थे? भरत, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया। भरत, आर्यावर्त, राजा भरत के नाम पे भारत, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया। आर्यावर्त आर्यों का देश, जम्बूद्वीप पुराणों में, हिंदुस्तान पर्शियन लोगों ने कहा, सिंधु नदी के से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान। इंडिया यूनानी लोगों ने कहा, इंडस नदी से इंडे, इंडे से इंडिया। आप देखेंगे जो भारत का इतिहास है ये भी हमने फिर से 3 कालों में बांटा है। 3 कालों में अब इसके बारे में हम जानेंगे। भारत का इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर ये इसमें क्या है, जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें न लिपि का आविष्कार हुआ था और न ही लिखना जानते थे, तो इसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि थी लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ये इसको हमने आद्य ऐतिहासिक में रखा, और जिसका हमें पूरी तरह से विवरण मिलता है प्रारंभ से अंत तक, उसको हमने ऐतिहासिक काल में रखा। अब आगे बात करते हैं। फिर हमने प्राग ऐतिहासिक को भी 3 भागों में बांट दिया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक, मीजियोलिथिक, नियोलिथिक। पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल, मीजियोलिथिक मध्यपाषाण काल, नियोलिथिक नवपाषाण काल। फिर इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। पुरापाषाण काल में क्या था? मनुष्य शिकार करता था, आग की खोज हो गई थी। आग की खोज हो गई थी पुरापाषाण काल में, तब वो शिकार करके शिकार को आग में भून के खाता था। तो पुरापाषाण काल में शिकार और आग की खोज हो गई थी, लेकिन लिपि की खोज नहीं हुई थी, तो यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। और मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। मध्यपाषाण काल में पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है, यानी कि मध्यपाषाण काल में मनुष्य पशुपालन करने लग गया था। और नवपाषाण काल में और ज़्यादा क्रांति आ गई थी। नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हो गया था, मतलब कृषि करने लग गए थे, कृषि करने लग गए थे। पहिया का आविष्कार हुआ।
पहिए का आविष्कार हुआ तो यातायात वगैरह, आना जाना, ढुलाई वगैरह करने में, ये हल वगैरह जोतने में, ये सब में सुविधा हुई। पहिए का आविष्कार हो गया था और स्थायी निवास की प्रवृत्ति हो गई थी, क्योंकि जो पुरापाषाण काल का मनुष्य था वो खानाबदोश था, क्योंकि इसकी कोई स्थायी निवास नहीं था। लेकिन नवपाषाण काल में आते आते इसने अपना स्थायी निवास बना दिया, कृषि करने लगा। और पशुपालन की अगर बात करेंगे तो मध्यपाषाण काल में पशुपालन भी किया। अब इनमें से हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कृषि का पहला साक्ष्य। कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला हमको? कृषि का पहला साक्ष्य मिला हमको मेहरगढ़, बलूचिस्तान से। ये है अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर। कृषि बोलेंगे तो मेहर, कृषि मेहर। कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर। और चावल का पहला साक्ष्य, चावल, चावल हमारे ठंडी ठंडी जगह में होते हैं। चावल से याद कीजिए हवा, यानी कि कोल्डी हवा। चावल कहाँ पे? ठंडी जगह है, यानी कि हवा, कोल्डी हवा। चावल का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? कोल्डी हवा। कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? इलाहाबाद यूपी में। कोल्डी हवा कहाँ है? इलाहाबाद यूपी। कोल्डी हवा से क्या मिला? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। कृषि का कहाँ से मिला? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। ये और एक सेकेंड, और संगनकल्लू, संगनकल्लू कर्नाटक से हमको मिला। राख का टीला, राख का एक ढेर मिला हमको कहाँ से? कर्नाटक से। संगनकल्लू कर्नाटक से। और बुर्ज होम कश्मीर से क्या मिला? गर्तावास, गड्ढे मिले, मानव के साथ पशुओं को दफनाया जाता था, मतलब उसके पालतू पशुओं को दफनाया जाता था। तो जो अभी हमने 4 स्थलों की बात की, कृषि की खोज कब हुई? हमारी नवपाषाण काल में। और कृषि यानी कि कृषि की खोज हुई, तो मतलब चावल भी कृषि में आता है, तो ये भी कब? नवपाषाण काल में। संगनकल्लू, राख, ये भी कब का? ये भी है नवपाषाण काल का। और बुर्ज होम कश्मीर से मानव के पालतू पशुओं के साथ दफनाने का, गर्तावास, गड्ढे, ये भी नवपाषाण काल के। तो ये 4 स्थल हैं नवपाषाण काल के। कौन कौन से? मेहरगढ़, कोल्डी हवा, संगनकल्लू, बुर्ज होम। मेहरगढ़, कोल्डी हवा, संगनकल्लू, बुर्ज होम। अब आगे विस्तार से देखते हैं इनको अच्छे से। पहले पुरापाषाण काल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में क्या था? आग की खोज हो गई थी और मनुष्य शिकार करता था। तो लिपि तो नहीं थी तब, तो इसने कुछ चित्र बनाए थे, मनुष्य ने कुछ चित्र बनाए थे। तो उसमें जो चित्र हैं, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र हैं। भीमबेटका की गुफाओं में जो शैलाश्रय चित्र हैं, शिलाओं पर बनाए, यानी कि पत्थरों पर बनाए हुए जो चित्र हैं, भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। ये कहाँ है? हमारे रायसेन मध्य प्रदेश में। कहाँ है? रायसेन मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं, रायसेन मध्य प्रदेश। अतिरमपक्कम मद्रास, यहाँ से हड्डी के बने औजार मिले। अतिरमपक्कम मद्रास से हड्डी के बने औजार मिले। अतिरमपक्कम मद्रास से हड्डी के बने औजार, भीमबेटका की गुफाओं से शैलाश्रय, ये रायसेन मध्य प्रदेश से। अतिरमपक्कम मद्रास, अतिरमपक्कम मद्रास। रम यानी कि दारू, अति पी दोगे तो क्या बन जाओगे? दास। अतिरमपक्कम, रम अति पी दोगे तो क्या बन जाओगे? दास। तो याद करने की ट्रिक है, पीना नहीं है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। और अब देखिए हथनौरा मध्य प्रदेश। हथनौरा मध्य प्रदेश ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ पर मनुष्य के जीवाश्म मिले। कहाँ पर? हथनौरा मध्य प्रदेश से मनुष्य के जीवाश्म मिले पहली बार। पहली बार मनुष्य के जीवाश्म कहाँ से मिले? हथनौरा मध्य प्रदेश से। किसने खोजे? अरुण शोनकिया ने। अरुण शोनकिया ने खोजे 1982। 1982 में अरुण शोनकिया ने खोजे हथनौरा से, नर्मदा नदी के किनारे है, मनुष्य के पहले जीवाश्म। तो 3 पुरास्थल थे, पुरापाषाण काल के 3 स्थल थे। भीमबेटका की गुफाएं, ये रायसेन मध्य प्रदेश। दूसरे थे अतिरमपक्कम मद्रास, यहाँ से हड्डी के औजार। तीसरा था हथनौरा मध्य प्रदेश, मनुष्य के जीवाश्म, नर्मदा नदी के किनारे, ये भी मध्य प्रदेश। चलिए अब पुरापाषाण काल का हो गया। अब मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल का देखेंगे। पुरापाषाण काल में 3 स्थल थे। मध्यपाषाण काल में आदमगढ़, मेहदहा, सराय नहर राय और बागोर, 4 स्थल थे मध्यपाषाण काल के। अब इनको आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। पशुपालन की बात कब आई थी? मध्यपाषाण काल में। तो पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला हमको? आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से।
कहाँ से? आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। और महदहा प्रतापगढ़ से आदमी व स्त्री के एक साथ 100 मिले। महदहा प्रतापगढ़ से आदमी व स्त्री के एक साथ 100 मिले। और तीसरा, सराय नहर राय उत्तर प्रदेश से एक साथ कब्र में 3 शव मिले। सराय नहर से उत्तर प्रदेश से एक साथ कब्र में 3 शव मिले। और बागौर राजस्थान, ये मध्य पाषाण का सबसे बड़ा स्थल है। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है बागौर राजस्थान। एक ट्रिक लिखी है, मध्य में आदमखोर बाघ को महदहा, यह सराया, महदहा सराया। मध्य में आदमखोर बाघ को महदहा सराया। मध्य पाषाण काल में आदमगढ़, बागौर, महदहा और सराय नहर राय। आदमगढ़, बागौर, महदहा, सराय नहर राय। आदमगढ़, बागौर, महदहा, सराय नहर राय। आदमगढ़, बागौर, महदहा, सराय नहर। आदमगढ़, बागौर, महदहा, सराय नहर। आदमगढ़, बागौर, महदहा, सराय नगर। बागौर क्या था? मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल था। और ये पशुपालन के पहले साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। महदहा प्रतापगढ़ से क्या मिला? आदमी और स्त्री का एक साथ शव, महदहा से। और सराय नहर से एक कब्र में 3 शव मिले। एक कब्र में 3 शव मिले नहर से, सराय नहर से। ठीक। अब नवपाषाण काल के हम पहले देखे थे, 4 स्थल थे। कौन कौन से थे? नवपाषाण काल में कृषि हुई थी, यानी कि कृषि के पहले साक्ष्य मेहरगढ़ से क्या मिला था? कृषि का पहला साक्ष्य बलूचिस्तान में। और कोल्डी हवा से क्या मिला था? इलाहाबाद। चावल के प्रथम साक्ष्य, हवा में क्या है? ठंडे में होते चावल, हवा यानी कि चावल। ये कोल्डी हवा से क्या मिला था? चावल के साक्ष्य। संगनकल्लू कर्नाटक से राख का टीला मिला था। संगनकल्लू कर्नाटक से राख का टीला मिला था। और बुर्ज होम कश्मीर से मानव के पालतू पशु के साथ दफनाया गया गर्तावास मिला था। तो ये हो गए तीनों कालों के स्थल। अब देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था? लिपि और अक्षर का ज्ञान था, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। उनकी क्या लिपि थी उसको हम डिकोड अभी तक नहीं कर पाए। तो इसमें जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें 2 सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इन्होंने लिपि और लिखा है और इनका वो ज्ञात है, लेकिन उसको अभी पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल 3 भागों में बांटा हमने, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, उसके बाद क्या आता है? ऐतिहासिक काल। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। हम ऐतिहासिक काल को फिर से बांटेंगे 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, प्राचीन काल का, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, मतलब 6ठी शताब्दी से, ईसा पूर्व से नहीं, 6ठी शताब्दी से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। 6ठी शताब्दी में क्या होता है? महाजनपदों का उदय होता है। 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का उदय होता है, तो यहाँ से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। अब पहले हम प्राचीन भारत के बारे में देखेंगे। प्राचीन भारत के स्रोत हमको कहाँ कहाँ से मिले? प्राचीन भारत के स्रोत मिले हमको, कुछ साहित्यिक स्रोत थे, कुछ विदेशियों का विवरण था, अन्य साहित्य, कुछ पुरातात्विक स्रोत थे। तो जो हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देते हैं, उसमें साहित्यिक स्रोत थे, विदेशियों का विवरण था, जो विदेशी यात्री आए उन्होंने विवरण दिया, और कुछ पुरातात्विक स्रोत थे, अभिलेख, सिक्के, ये सब, इनके बारे में देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत थे उनमें क्या थे? हमारे साहित्य का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वेद थे, पुराण थे, वेद, पुराण, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, स्मृति, ये सारे क्या थे? साहित्यिक स्रोत थे। वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, स्मृति। वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति, ये सारे क्या थे? साहित्यिक स्रोत थे। और विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री कौन कौन से देशों से आए? अरबी लेखक आए, चीनी लेखक आए, रोमन और यूनानी लेखक आए, और अन्य लेखक आए। अरबी लेखक, चीनी लेखक, रोमन, यूनानी लेखक और अन्य लेखक। और अन्य साहित्य जैसे तमिल साहित्य, उनसे संगम साहित्य और दूसरे देशों के साहित्य, इन सब से जैसे कोई
इतिहासकार ने किताब लिखी, उन सब से भी जानकारी मिली प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और पुरातात्विक स्रोत जैसे किसी राजा ने अपने अभिलेख जारी किए, अपने सिक्के जारी किए, कोई स्मारक बनाए और उस स्मारक में जैसे फिर लिख दिया कि ये कब बना, क्या बना, और मुहरें, ये सब पुरातात्विक स्रोत। तो इनसे हम जानेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। आगे जाते हैं। पहले हम जानेंगे वेदों के बारे में। वेद 4 हैं। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो सबसे प्राचीन है वो है ऋग्वेद और सबसे नया है अथर्ववेद। ऋग्वेद और वेदों का जो संकलन किया, मतलब वेदों को सबसे पहले किसने लिखा? ये लिखा महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। किसने लिखा? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। और जो सब ऋग्वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, सूक्त यानी कि श्लोक, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, रचनाएँ हैं इसमें ऋग्वेद में। और जो ऋग्वेद को पढ़ता है उस पंडित को बोलते हैं होत्र। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं होत्र। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। फिर दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और यजुर्वेद किससे संबंधित है? यौ से युद्ध। यजुर्वेद संबंधित है युद्ध कला से संबंधित। युद्ध में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? धनुष की। तो युद्धवेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद किस में है? गद्य पद्य दोनों में है। एकमात्र वेद जो गद्य पद्य दोनों में है यजुर्वेद, गद्य प्लस पद्य दोनों में। और जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसको कहते हैं अथर्ववेद। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र, यजुर्वेद पढ़ने वाले को अथर्ववेद। अब आएगा सामवेद गानवेद। इसमें साम का अर्थ होता है गान, गाना। अच्छा, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद इज इक्वल टू ज्ञान, ये लिखा नहीं है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और साम का अर्थ होता है गान। और गाना कौन गाते हैं? गंधर्व लोग गाते हैं। तो सामवेद का उपवेद हो गया गंधर्ववेद। और जो सामवेद को पढ़ेगा उसको क्या कहेंगे? उदार्थ। सामवेद को पढ़ने वाले को कहते हैं उदार्थ। सामवेद का अर्थ गाना होता है। तो भारतीय संगीत का जनक भी किसको कहते हैं? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहते हैं। सामवेद में 1810 ऋचाएँ हैं सामवेद में। और सबसे नया है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या क्या है? जादू, टोना, औषधि, विवाह, शाप, वशीकरण, अंधविश्वास, ये सारा चीज़ें क्या किस में है? अथर्ववेद में। जादू, टोना, औषधि, विवाह, श्राप, वशीकरण, अंधविश्वास, ये सब किस में है? अथर्ववेद में। और जो अथर्ववेद को पढ़ता है उसको कहते हैं ब्रह्मा। अथर्ववेद पढ़ने वाले पंडित को ब्रह्मा कहते हैं। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है ना। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता सवित्र को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सवित्र बोलते हैं उगते हुए सूरज को सवित्र बोलते हैं। तो सवित्र को समर्पित गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? चतुष्वर्ण समाज यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों के बारे में जानकारी दी है। और ये चारों वर्ण ब्रह्मा जी के शीर्ष मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए थे। तो ये बोला है। और कुरुओं का राजा बोलते हैं परीक्षित को। परीक्षित कौन होते हैं? ये युधिष्ठिर के पौत्र होते हैं, यानी कि पांडवों के पौत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। अब आएंगे, वेद हो गए। और भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। जो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा है, ये भी हमने कहाँ से ली है? वेदों से ली है। वेदों के बाद आप पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं।
एकमात्र वेद था यजुर्वेद, जो गद्य पद्य दोनों में था और बाकी पद्य में थे। तो जो इनकी गद्य में रचना हुई, इनको कहानी के रूप में लिखा गया, तो उसको कहा हमने ब्राह्मण ग्रंथ। तो सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के क्या है? कौशिकी और ऐतरेय। कौशिकी और ऐतरेय ऋग्वेद के। यजुर्वेद के 33 शतपथ। सामवेद के पंचविश, षड्विश, जैमिनी। पंचविश, षड्विश और जैमिनी, ये किसके हैं? सामवेद के। और अथर्ववेद का एकमात्र गोपथ। अथर्ववेद का एकमात्र गोपथ। ऋग्वेद के कौशिकी, ऐतरेय। कौशिकी, ऐतरेय ऋग्वेद की। यजुर्वेद के 33 शतपथ। 33 शतपथ। और सामवेद के पंचविश, षड्विश, जैमिनी। पंचविश, षड्विश, जैमिनी। सामवेद के अथर्ववेद का गोपथ। अथर्ववेद का गोपथ। सामवेद का पंचविश, षड्विश, जैमिनी। और यजुर्वेद का शतपथ और 33। शतपथ और 33। ऋग्वेद का कौशिकी और ऐतरेय। ऋग्वेद कौशिकी, ऐतरेय। यजुर्वेद शतपथ और 33। और सामवेद का पंचविश, षड्विश, जैमिनी। अथर्ववेद का गोपथ हो जाएगा। अथर्ववेद का एक ही है गोपथ। और सामवेद गाना, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। ये विश वाले किसमें है? सामवेद में। पंचविश, षड्विश और जैमिनी। पंचविश, षड्विश, जैमिनी, ये किसमें हो गए? सामवेद में। यजुर्वेद शतपथ। शतपथ नहीं, शपथ कर देते हैं। शपथ कैसी होती है? तीती होती है। शपथ 33। शपथ तीती। शपथ 33, ये यजुर्वेद में। और ऋग्वेद के कौशिकी और ऐतरेय। कौशिकी और ऐतरेय ऋग्वेद में। इसके बाद अब पढ़ेंगे आरण्यक। आरण्यक क्या होते हैं? अरण्य का अर्थ होता है जंगल या वन। जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए जो, उनको कहा गया अरण्यक। अरण्यक क्या थे? बेसिकली अरण्यक थे ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच में सेतु का कार्य करते हैं अरण्यक। अरण्यक भी यही ज्ञान वगैरह ये सब के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद आते हैं उपनिषद, या इनको बोलते हैं वेदांत। वेदांत और वेदांग में अंतर है। ये क्या है? वेदांत, अंत। वेदांत और उपनिषद एक ही चीज़ है। वेदांत बोलो या उपनिषद बोलो, एक ही चीज़ है। लेकिन अगर वेदांग बोलेंगे, वेदांग अलग हो जाएगा। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। ये इनको आगे पढ़ेंगे। वेदांग, वेद के अंग वो अलग हैं, वो 6 हैं। और ये उपनिषद, ये अलग हैं, इनको वेदांत भी बोलते हैं। उपनिषद क्या होते हैं? गुरु के समीप बैठकर। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषद कितने हैं टोटल? 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद हैं। उनमें से कुछ उपनिषद हमने तो सुने ही हैं। सबसे प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। मुंडको उपनिषद है, जिससे हमने सत्योमेव जयते लिया है। जाबालो उपनिषद, इसमें 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था बताई है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और इन सभी 25-25 साल के हैं। जो पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य, वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। फिर गृहस्थ आश्रम में विवाह वगैरह ये सब कार्य, और वानप्रस्थ आश्रम में फिर ज्ञान प्राप्ति हेतु घर त्याग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद संन्यास आश्रम शुरू हो जाते हैं। और अब आएंगे वेदांग, जो अभी हमने बोला था वेदांत। वेदांत या उपनिषद वो 108 थे, वेदांग हैं 6। वेदांग क्या है? वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। ये क्या थे? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये थे वेदांग। अब आएंगे पुराण। पुराण कितने हैं टोटल? 18 हैं। टोटल 18 पुराण हैं। पुराण में क्या है? भारतीय कथाओं का क्रमबद्ध विवरण दे रखा है पुराण में। जो भारत में जो भी कथाएं हैं, इनका क्रमबद्ध विवरण दे रखा है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। जैसे श्रीमद् भगवत पुराण है, श्रीमद् भगवत पुराण है। और ऐसे करके बहुत सारे पुराण हैं: वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, इतने सारे 18 पुराण है कुल मिला के। तो इनमें क्या है? जो कथाएं हैं उनका क्रमबद्ध विवरण दे रखा है। तो सबसे पुराना मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण है, जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में 4 युगों के बारे में बताया है। 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अब पुराण देखेंगे, किस पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मिलती है मौर्य वंश की जानकारी। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है।
मौर्य वंश किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वायु पुराण से मिलती है गुप्त वंश की जानकारी। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी। और मत्स्य पुराण से मिलती है आंध्र सातवाहन की जानकारी। और मत्स्य पुराण से किसकी? आंध्र सातवाहन की। इनकी ट्रिक है, भगवान विष्णु के सर में क्या होता है? मोर होता है। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश। और वायु हमको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। तो वायु क्या होती है? गुप्त। वायु क्या होती है? गुप्त। तो वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। और मत्स्य पुराण है आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण किससे है? आंध्र सातवाहन। मत्स्य क्या था? वो अर्जुन को तीर मारना था ना मत्स्य की आंख में, तो उसको क्या करना था? अंधा बनाना था मत्स्य को। तो मत्स्य पुराण में क्या है? आंध्र अंधा बनाना है। आंध्र सातवाहन का मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन हो गया। अब आगे जाएंगे, स्मृति पढ़ेंगे। स्मृति कितनी है? 6 स्मृतियाँ हैं टोटल। उनमें से सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है स्मृतियों में। और ये इसमें क्या है? जो समाज व्यवस्था है इससे संबंधित है कि हमें किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए। और एक बच्चे से लेके मतलब गृहस्थ और वैसे मतलब स्त्री वगैरह किसका जीवन कैसा होना चाहिए विवाह से पूर्व, विवाह के बाद। और तो ये सब संस्कार वगैरह जो भी समाज व्यवस्था से संबंधित जानकारियाँ हैं वो सारी हमको मनुस्मृति में मिल जाती है। और जो मनुस्मृति है इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर रखा है अ कोड ऑफ जेंटू लार्ज नाम से। अ कोड ऑफ जेंटू लार्ज नाम से मनुस्मृति का अनुवाद कर रखा है इंग्लिश में। और एक स्मृति है नारद स्मृति। नारद स्मृति है गुप्त वंश से। नारद स्मृति है गुप्त वंश से। अभी गुप्त वंश से क्या संबंधित था? वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित था। और नारद स्मृति, नारद जी भी तो गुप्त हो जाते हैं टाइम पे। नारायण गुप्त हो गई। तो नारद स्मृति किससे? गुप्त वंश से। तो ये हो गए स्मृतियाँ भी। अब हम देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध, जैन और जो अन्य साहित्य थे उनके बारे में। बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ है क्या था? जातक। बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ था जातक। और जो भी बौद्ध धर्म के ज़्यादातर ग्रंथ थे वो किस में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ लिखे गए पाली भाषा में लिखे गए। तो और कौन कौन से थे? दीपवंश था, महावंश था, मिलिंद-पन्हु था। जातक, दीपवंश, महावंश, मिलिंद-पन्हु। जातक, दीपवंश, महावंश और मिलिंद-पन्हु ये सब किससे संबंधित थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और सारे के सारे किस में लिखे थे? पाली भाषा में। कौन कौन से? जातक, दीपवंश, महावंश, मिलिंद-पन्हु। जातक, दीपवंश, महावंश और मिलिंद-पन्हु। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं कौन कौन सी थी? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की दो शाखाओं में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। और जो हीनयान है इससे संबंधित ग्रंथ है एक कथावस्तु। हीनयान से संबंधित ग्रंथ है एक कथावस्तु। कथावस्तु किससे संबंधित है? हीनयान से। हीनयान क्या है? बौद्ध धर्म की एक शाखा है। दूसरी शाखा महायान। हीनयान, महायान। कथावस्तु, हीनयान। कथावस्तु, हीनयान। कथावस्तु, हीनयान। अब देखेंगे अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी दे रखी है। अंगुत्तर निकाय है जो, इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी दे रखी है। महाजनपद, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले जन होता है, फिर जनपद बनता है, उसके बाद महाजनपद बनता है जब उसको एकीकृत कर देते हैं। तो वो अभी आगे देखेंगे। अंगुत्तर निकाय, इससे भी हमको क्या? प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखेंगे जैन धर्म का पहला ग्रंथ क्या था? आगम। जैन धर्म का पहला ग्रंथ क्या था? आगम। बौद्ध धर्म का क्या था पहला ग्रंथ? बौद्ध धर्म का था जातक। बौद्ध धर्म का जातक, जैन धर्म का आगम। जातक और आगम। आगम किसका? जैन धर्म का। जातक किसका? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का जातक। बौद्ध टिक बनाए कुछ। आगम जैन। गम जैन। आगम जैन।
आगम जैन, आगम जैन। जातक बौद्ध, जातक बौद्ध, जातक बौद्ध, जातक बौद्ध। पहला ग्रंथ, जैन धर्म का पहला ग्रंथ आगम, जैन धर्म का पहला ग्रंथ आगम। बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ जातक, बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ जातक। और भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ये क्या है, जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। और अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, अभी हमने पीछे देखा था। तो ये अंगुत्तर निकाय क्या देता था, 16 महाजनपदों की जानकारी, उनके उदय के बारे में जानकारी देता था। तो भगवती सूत्र भी क्या देता है, जो जनपदों के बारे उदय के बारे में जानकारी देता है। और ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। कथा वस्तु किससे संबंधित था, हीनयान से। आप देखेंगे श्वेतांबर, जैन धर्म में भी दो भागों में बंटता है, जैसे बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान में बटा, वैसे जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर में बंटता है। श्वेतांबर में क्या होता है, ये श्वेतांबर जो धर्म वाले थे, शाखा वाले थे, वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वाले वस्त्र धारण नहीं करते हैं। दिगंबर शाखा के जनक कौन थे, भद्रबाहु। दिगंबर शाखा के जनक थे भद्रबाहु। भद्रबाहु की एक पुस्तक है कल्पसूत्र। भद्रबाहु की एक पुस्तक क्या है, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र इसमें क्या दे रखा है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किसमें दिया है, कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र किसने लिखी, भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे, दिगंबर शाखा के प्रवर्तक। कलिंग नरेश खारवेल ये कहाँ के, कौन से वंश के थे, चेदी वंश के। कलिंग नरेश खारवेल ये चेदी वंश के थे। इनका हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है, इसके बारे में अभी आगे होगा। और अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या समानता है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्या है, ईरान से संबंधित है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अवेस्ता और ईरान, ऋग्वेद में समानता है। ईरान का कोई ग्रंथ होगा ना, उस पर और ऋग्वेद में कुछ कुछ समानता है, तो ये होगा। और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा, एडम स्मिथ ने। आधुनिक अर्थशास्त्र या आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। आधुनिक अर्थशास्त्र या आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है कौन, अर्थशास्त्र। और अगर अर्थशास्त्र कौटिल्य वाला बोलेंगे आ गया, अन्य साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी है। अन्य साहित्य में प्राचीन भारत के जब हम स्रोत देख रहे हैं कौन कौन से थे जानकारी के, तो इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी है। कौटिल्य कौन, वही चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री था और गुरु था। और इसी अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं, भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ बोलते हैं। भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ बोलते हैं। अर्थशास्त्र का वैसे अर्थ धन के शास्त्र से होता है, लेकिन जो ये कौटिल्य वाला है इसका संबंध है राजनीति से। और ये कौटिल्य और चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये इन्हीं के नाम है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य इन्हीं के नाम है। और अष्टाध्यायी है पाणिनि की, अष्टाध्यायी पाणिनि, इस पाणिनि की, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। ये संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। एक है वार्तिक संहिता या गार्गी संहिता, ये लिखी थी कात्यायन ने। वार्तिक संहिता या गार्गी संहिता ये लिखी थी कात्यायन ने। इसमें क्या है, भारत पर यमन आक्रमण की जानकारी के बारे में लिखा है। भारत में जो यमन आक्रमण होती है उसकी जानकारी के बारे में लिखा है। किसमें, चचनामा में, नहीं सॉरी, वार्तिक या गार्गी संहिता में, वार्तिक या गार्गी संहिता में भारत में होने वाले यमन आक्रमण के बारे में लिखा है। और चचनामा, फिर आ गई चचनामा। चचनामा लिखी थी अली अहमद ने। चचनामा लिखी थी अली अहमद ने। भारत पर अरब आक्रमण का उल्लेख है इसमें। चचनामा में क्या है, भारत पर अरब आक्रमण का उल्लेख है। चचनामा में भारत पर अरब आक्रमण का उल्लेख है। भारत पर अरब आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। इसका उल्लेख है चचनामा में। किसने लिखी थी, अली अहमद ने। महाभाष्य, महाभाष्य लिखी थी पतंजलि ने। पतंजलि कौन थे, शुंग वंश के पंडित थे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे 2 पुष्यमित्र शुंग के काल में।
तो इसमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। किससे? महाभाष्य में। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। और फिर क्या है? मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास ने लिखी है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखी है। इनको क्या बोलते हैं? भारत का शेक्सपियर। कालिदास को बोलते हैं भारत का शेक्सपियर। इनमें दो होते हैं, मालविका और अग्निमित्र। मालविका होती है मालव देश की राजकुमारी और शुंग वंश का राजकुमार होता है अग्निमित्र। तो इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में लिखा है किसमें? मालविकाग्निमित्र में। और कालिदास ने अन्य और भी पुस्तकें लिखी थी। कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहार, मेघदूत, ये सब कालिदास की हैं। और भी हैं, अभी मेरे को इतनी याद आ रही हैं। रुक क्यों रहा है? सम टेक्निकल एरर। नेक्स्ट है बुद्धचरित। बुद्धचरित लिखा था अश्वघोष ने। इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा गया है। और अश्वघोष के दरबारी कवि थे। मतलब अश्वघोष थे कवि किसके? कनिष्क के। कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष। कनिष्क कुषाण वंश के प्रतापी राजा थे, जिन्होंने वो शक संवत कैलेंडर भी चलाया था, वो वाले कनिष्क। उनके दरबारी थे, कवि थे अश्वघोष। अश्वघोष ने लिखी है बुद्धचरित। बुद्धचरित महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित। और सौंदरानंद भी किसने लिखी थी पुस्तक? अश्वघोष ने। सौंदरानंद पुस्तक भी अश्वघोष ने लिखी है। अब 3 पुस्तकें हैं जो हर्षवर्धन ने लिखी थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद हर्षवर्धन ने लिखी है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद हर्षवर्धन ने लिखी है। और इसी के दरबार में चीनी यात्री हुएनसांग आया था। हर्षवर्धन के ही दरबार में चीनी यात्री हुएनसांग आया था। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन खुद अपने दरबार के बारे में लिखता है। प्रियदर्शिका में हर्षवर्धन ने अपने दरबार के बारे में लिखा है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन को अपना दरबार प्रिय होगा, इसलिए उसने उसके बारे में लिखा है। किसमें? प्रियदर्शिका में। हर्षचरित और कादम्बरी ये किसने लिखे हैं? बाण भट्ट ने। हर्षचरित और कादम्बरी, हर्षचरित कादम्बरी किसने लिखी है? बाण भट्ट। राजतरंगिणी लिखी है कल्हण ने। राजतरंगिणी में है कश्मीर का इतिहास है। राजतरंगिणी में लिखी है कल्हण ने। एक है विक्रमांक देव चरित्र, ये लिखा है बिल्हण ने। विक्रमांक देव चरित्र ये लिखा है बिल्हण ने। और कुमारपाल चरित लिखा है हेमचंद। कुमारपाल चरित है एक बुक, हेमचंद। कुमारपाल चरित बुक लिखी है हेमचंद। और बसंत विलास लिखी है बालचंद। बसंत विलास बालचंद। कुमारपाल चरित हेमचंद। कुमारपाल चरित हेमचंद। बस हो गया, इसको यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का दूसरी वीडियो। अच्छा, वीडियो पॉज हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी। चलो इसको कर ही लेते हैं फिर। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, ये भी पूरी कर लेते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो जानकारी थी प्राचीन इतिहास के बारे में, उसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? रोमन यूनानी लेखक आए थे। रोमन यूनानी लेखक या ग्रीक लेखक, इनके बारे में है पहले। इनमें कौन कौन से थे? टेरियस था, हेरोडोटस था, मेगास्थनीस था, डाइमिकस, डायोनिशियस, टॉलमी, प्लिनी टॉलमी और डायोनिशियस, डाइमेकस, मेगास्थनीस, हेरोडोटस, टेरियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीस, डाइमेकस, डायनोसियस, टॉलमी, प्लिनी। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। टेरियस था ईरान का राजवैद था टेरियस, ईरान का राजवैद। तो इसने भी थोड़ा बहुत कुछ बताया होगा, तो इसका साहित्य भी है। और हेरोडोटस इसको तो हम बोलते हैं इतिहास का पिता। हिस्टोरी का बुक लिखी थी इसने, ना, इनको इतिहास का पिता बोलते हैं हेरोडोटस को। ये प्रथम यूनानी इतिहासकार थे। सिकंदर के साथ 3 यात्री आए थे। निराकस, आनेसिट्रिकस और आस्ट्रीबुलस। लेकिन हेरोडोटस ने थोड़ा भ्रामक विवरण दिया है, तो इस चक्कर में इनके इतिहास को उतना वो नहीं मानते हैं, ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। क्योंकि इन्होंने ऐसे बोला कि ट्रेन चींटियाँ होती थी, ये सोना वगैरह ये सब ले जाती थी, तो बहुत सारी भ्रामक बातें बोली है हेरोडोटस ने। और मेगास्थनीज की बुक इंडिका
किस में लिखी है? ग्रीक भाषा में लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आती है। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज इंडिका लिखी है और किस भाषा में है? ग्रीक भाषा में। मेगास्थनीज आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है मेगास्थनीज। और इंडिका यानी कि मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में भारत के समाज को बांटा था 7 भागों में। मेगास्थनीज ने भारत के समाज को बांटा 7 भागों में। 7 भागों में बटा है करके बताया किसमें? इंडिका में। और यह मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। ये सिकंदर के साथ भारत आता है, लेकिन इसको चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है सेल्यूकस निकेटर को। तो फिर ये सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना का विवाह करता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और फिर इसके बाद इनके बीच में राजनीतिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। और चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर को भी 500 हाथी दान में मतलब उपहार में देता है। तो ये था। और मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत के समाज को 7 भागों में बांटा है। किस भाषा में लिखी थी ये इंडिका? ग्रीक भाषा में। फिर आता है डाइमेकस। डाइमेकस आता है बिंदुसार के दरबार में। मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार के दरबार में आया डाइमेकस। डाइमेकस था सीरिया नरेश आंटियोकस का राजदूत। डाइमेकस कौन था? सीरिया नरेश आंटियोकस का राजदूत। और मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। और डाइमेकस था सीरिया नरेश आंटियोकस का राजदूत। सीरिया की राजधानी दमिश्क। उसके बाद डाइमेकस के बाद आता है डाइनोनिशियस आता है। अब बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक। बिंदुसार का बेटा अशोक। डाइनोनिशियस आता है अशोक के दरबार में। डाइनोनिशियस आता है अशोक के दरबार में। और डाइनोनिशियस होता है मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत। मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत कौन है? ये डाइनोनिशियस मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत। और डाइमेकस था सीरिया नरेश आंटियोकस का राजदूत। और मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति। और डाइमेकस सीरिया नरेश आंटियोकस का राजदूत। और डाइनोनिशियस मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत। डाइनोनिशियस। तो ये ऐसे मतलब मौर्य राज्य के दरबार में आते थे, फिर इनके बारे में बताते थे। तो वो सब जानकारी से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं टॉलमी ने एक किताब लिखी थी भारत का भूगोल। टॉलमी था यूनानी रोमन लेखक था टॉलमी। इसने लिखी किताब भारत का भूगोल नाम की। और एक किताब लिखी भारत का भूगोल, ये नेचुरल हिस्ट्री नाम से किसने लिखी? प्लिनी ने एक किताब लिखी नेचुरल हिस्ट्री नाम से। और फिर एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी। ये बुक इसके लेखक अज्ञात है, और इसने इस किताब से हिंद महासागर के बारे में जानकारी मिलती है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी से। और फिर अब है चीनी यात्री। अभी तक हमने यूनानी यात्री और ग्रीक यात्री के बारे में बात की थी ना। और ये कौन कौन से थे? ये मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायनोशियस, और ये नेचुरल हिस्ट्री लिखी प्लिनी ने। टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा। और एक पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी भी उसी टाइम के यूनान की है। और कौन थे? हाँ, और हेरोडोटस और टेरियस था ईरान का राजवेद। और हेरोडोटस इसने हिस्टोरी का किताब लिखी थी। बस। अब चीनी यात्रियों में सबसे ज़रूरी यात्री कौन था? फाहियान ने लिखी फूको की पुस्तक। और फाहियान ने ये फूको की पुस्तक में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। फूको की बुक में फूको की किताब लिखी फाहियान ने। फाहियान कौन था? चीनी यात्री। और फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय
ये गुप्त वंश के राजा के दरबार में आए थे। गुप्त, और जो पहले वाले आए थे यूनानी राजा, वो मौर्य राजाओं के दरबार में आए थे। लेकिन जो थाहियान है चीनी यात्री, ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अरे माइक हट गई, पता नहीं कितना हटा होगा। चलो अब आगे देखते हैं। फाहियान के बारे में बोला था हमने, कौन सी किताब थी? फूको की। फूको की किताब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दरबार में आया था गुप्त वंश के राजा। और दूसरा चीनी यात्री है संयुगन। संयुगन चीनी यात्री 518 ईस्वी में भारत आया था। 518 ईस्वी में भारत आया था संयुगन। हुइनसांग की बुक, हुइनसांग की बुक है एक सी यू की है हुइनसांग। हुइनसांग भी कौन था? चीनी यात्री। फाहियान भी था चीनी यात्री। फाहियान ने लिखी फूको की और हुइनसांग ने लिखी सी यू की। हुइनसांग ने लिखी सी यू की, फाहियान ने लिखी फूको की। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, गुप्त वंश के राजा। और हुइनसांग आया हर्षवर्धन के दरबार में। हुइनसांग आया हर्षवर्धन, हुइनसांग हर्षवर्धन, हुइनसांग आया हर्ष के दरबार में। और हुइनसांग को बोलते हैं यात्रियों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोलते हैं हुइनसांग को। शाक्य मुनि भी हुइनसांग को बोलते हैं, नीति का पंडित बोलते हैं। और हुइनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय है जो बिहार में, वहाँ से पढ़ाई भी की थी। हुइनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई भी की थी। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? गुप्त के वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था नालंदा विश्वविद्यालय। और चौथा ये चीनी यात्री कौन है? इत्सिंग। चौथा चीनी यात्री है इत्सिंग। और हुइनसांग की जीवनी लिखी हवली ने। हवली ने, ये भी चीनी यात्री था और हुइनसांग का दोस्त था। हुइनसांग का दोस्त था हवली। हवली ने लिखी हुइनसांग की जीवनी, और ये भी क्या था? चीनी यात्री था। अब आएंगे अरबी लेखक। पहले हमने यूनानी और ग्रीक लेखक पढ़े, उसके बाद चीनी लेखक पढ़े, अब अरबी लेखक। अरबी लेखक एक बार उनको डिवाइज कर लेते हैं ऊपर के। इसमें कौन कौन थे? यूनानी और रोमन लेखक टेरियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनिशियस, टॉलमी, प्लिनी। और चीनी यात्री में फाहियान, संयुगन, हुइनसांग, फाहियान, संयुगन, हुइनसांग, इत्सिंग और हवाली। अब अरबी लेखक। अरबी लेखक अलबरूनी। अलबरूनी था ख्वारिज्म का निवासी। ख्वारिज्म अभी कहाँ था? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री है एक। और अलबरूनी कहाँ से आया था? ख्वारिज्म तुर्कमेनिस्तान से आया था, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान से। ये किसके साथ आया था? अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ आया था। महमूद गजनबी के साथ था। इसने एक किताब लिखी तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद नाम से। तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद किसने लिखी? अलबरूनी ने। किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ। कहाँ से आया था? ख्वारिज्म तुर्कमेनिस्तान से। ख्वारिज्म तुर्कमेनिस्तान से महमूद गजनबी के साथ किताब लिखी तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद। कौन था? अरबी लेखक था। अब एक अरबी लेखक और है इब्न बतूता। इब्न बतूता है अरबी लेखक। यह आया था मोरक्को से। मोरक्को से। मोरक्को अरबी देशों में शामिल है लेकिन पड़ता है अफ्रीका में। मोरक्को अरबी देशों में आता है लेकिन यह अफ्रीका में पड़ता है। मोरक्को अरबी देशों में पड़ता है लेकिन अफ्रीका में आता है। इब्न बतूता, इसने क्या लिखी? रिहला पुस्तक लिखी। रिहला पुस्तक लिखी। अब इब्न बतूता ने अरबी है ना, रिहला पुस्तक लिखी इब्न बतूता ने। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कौन? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और दिल्ली कब आया था? ये 1333 यानी कि 1333 में दिल्ली आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता 1333 में दिल्ली आया और दिल्ली का काजी बना दिया इसको किसने? एमबीटी ने। और सुलेमान एकमात्र अरब यात्री जिसने भारत और चीन की यात्रा की। सुलेमान क्या कौन है? एकमात्र अरब यात्री जिसने भारत और चीन की यात्रा की, सुलेमान। अब अन्य लेखक और कौन कौन है? एक तारानाथ लेखक है, इसने कंग्यूर और तंग्यूर पुस्तकें लिखी। तारानाथ कौन है? इसने तिब्बती लेखक था, तिब्बती लेखक है। इसने कंग्यूर और तंग्यूर पुस्तकें लिखी। इसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने बताया? तारानाथ। पुस्तकें थी कंग्यूर तंग्यूर। कहाँ का था? तिब्बत का कंग्यूर तंग्यूर पुस्तकें, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अब है मार्को पोलो। मार्को पोलो
ये पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो पांड्य देश की यात्रा पर आया था। अब देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI। ASI की खोज नहीं, ASI की स्थापना हुई थी 1861 में, ऐसे करके। हाँ, 1861 में, खोज नहीं हुआ, 1861 में बना था। और ये किसके, जो ASI है भारतीय पुरातत्व विभाग है, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं कौन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके ASI के अंतर्गत आता है। और अभिलेख, जो अभिलेखों का हम अध्ययन करते हैं, अभिलेखों को स्टडी ऑफ, ये क्या कहते हैं, अभिलेख को बोलते हैं एपिग्राफी, इसको एपिग्राफी बोलते हैं। और जो सबसे प्राचीन अभिलेख है एशिया माइनर का बोगाचकोई अभिलेख है। सबसे प्राचीन अभिलेख है एशिया माइनर का बोगाचकोई अभिलेख। और इस अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख है। इस अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख है। वो 4 देवताओं के नाम है इंद्र, मित्र, वरुण, नाच्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नाच्य। इंद्र, मित्र, वरुण, नाच्य, इन 4 देवताओं का उल्लेख है। जो नाच्य हैं इनको अश्विनी कुमार भी कहते हैं। जो नासत्य हैं इनको अश्विनी कुमार के नाम से भी जानते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख है एशिया माइनर का बोगाचकोई अभिलेख। इसमें 4 देवताओं का नाम मिलता है, इंद्र, मित्र, वरुण, नास्त्य, और इनको अश्विनी कुमार भी कहते हैं, नास्त्य को। और प्रमुख अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। यह है कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? ये उड़ीसा में। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? उड़ीसा में। सर्वप्रथम इसमें भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें किया गया है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। किसका है? कलिंग राजा खारवेल का। किसका है? कलिंग राजा खारवेल का। फिर है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? जूनागढ़ कहाँ है? जूनागढ़ गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन प्रथम का। रुद्रदामन प्रथम का। रुद्रदामन कौन थे? शकों के राजा थे। रुद्रदामन शकों के राजा थे। इनका है जूनागढ़ अभिलेख। और ये अभिलेख कैसा है? जूनागढ़ संस्कृत भाषा में लिखा है। संस्कृत भाषा में लिखा है। और संस्कृत भाषा में लिखा पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन प्रथम का। रुद्रदामन प्रथम का। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। एरन अभिलेख। एरन अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में। किसका है? भानुगुप्त का। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। और इसमें सती प्रथा का पहली बार उल्लेख किया गया है। किसमें? एरन अभिलेख में। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख किसका? भानुगुप्त का। अब है मंदसौर या दसपुर अभिलेख। मंदसौर या दसपुर अभिलेख ये कहाँ है? मंदसौर या दसपुर अभिलेख ये किसका है? यशोवर्मन, राजा यशोवर्मन का है। मंदसौर या दसपुर अभिलेख राजा यशोवर्मन का है। इसमें रेशम बुनकर की श्रेणियों के बारे में बताया गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों के बारे में किसमें है? मंदसौर अभिलेख में। किसका है? राजा यशोवर्मन। राजा यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख रेशम बुनकर की श्रेणियों के बारे में बताया गया है। फिर है भीतरी स्तंभलेख। भीतरी स्तंभलेख ये किसका है? स्कंदगुप्त का है। और भारत में हुए हूण आक्रमण की जानकारी देता है। ये भारत में हुए हूण आक्रमण की जानकारी देता है कौन? भीतरी स्तंभलेख किसका है? स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख भारत में सर्वप्रथम हुए हूण आक्रमण की जानकारी देता है। फिर है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, तो उसके बारे में ऐहोल अभिलेख में लिखा गया है। फिर है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री का। गौतमी बलश्री का। नासिक अभिलेख किसका है? गौतमी बलश्री का। अभी हमने अभिलेखों का अध्ययन बोला ना, क्या था? एपिग्राफी। अब है मुद्राएं। मुद्राओं का अध्ययन या सिक्कों का अध्ययन क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ कॉइन्स को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों के अध्ययन को। और जिन मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता है, केवल आकृति होती है, उन सिक्कों को कहते हैं पंचमार्क या आहत सिक्के। जिन मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता है, केवल आकृति बनी, जैसे ये मुद्रा है, इसमें कोई आकृति बना दी सपोज मैंने ऐसे करके, तो इसको खाली क्या बोलेंगे? आहत सिक्के। अगर मैंने एक लिख दिया, कोई मतलब लेख लिख दिया या कुछ भारत सरकार लिख दिया, जो भी लिखने हैं, तो वो उनको सिक्के बोलेंगे। और आहत सिक्के क्या होंगे? इन पर खाली आकृति होती है और लेख नहीं होता है, या पंचमार्क बोलते हैं।
और सिक्कों में लेख लिखने का कार्य किसने किया सबसे पहले? इंडो ग्रीक यवन शासकों ने किया। सिक्कों पर लेख लिखने का सबसे पहले कार्य किसने किया? यवन शासकों ने, इंडो ग्रीक्स ने किया सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य। और सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए किसने? मौर्य वंश के शासकों ने। सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किसने किए? मौर्य वंश के शासकों ने। सबसे ज़्यादा सिक्के मौर्य वंश के शासकों ने जारी किए। और सिक्कों पर लेख लिखने का इंडो ग्रीक शासकों ने चलन किया। और सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए? हिंद यूनानी इंडो ग्रीक ने। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए हिंद यूनानी इंडो ग्रीक ने। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाण वंश के राजाओं ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाण वंश के राजाओं ने, सबसे शुद्ध। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गुप्त राजाओं ने। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गुप्त राजाओं ने। और शीशे के सिक्के चलाए सबसे पहले वो सातवाहन ने। एक बार सोने वाले देख लेते हैं अच्छे से। सोने वाले में सबसे पहले किसने चलाए सोने के सिक्के? हिंद यूनानियों ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण ने। सबसे ज़्यादा गुप्त राजाओं ने। सबसे ज़्यादा चलाए सोने के सिक्के गुप्त राजाओं ने। और शीशे के सिक्के सबसे पहले सातवाहन वंश ने। शीशे के सिक्के सबसे पहले सातवाहन वंश ने। और सिक्कों में लेख किसने है? हिंद यूनानियों ने, इंडो ग्रीक ने। और भारत में मुद्रा शास्त्र का जनक किसको कहते हैं? जेम्स प्रिंसेप को। भारत में मुद्रा शास्त्र का जनक कहते हैं जेम्स प्रिंसेप को। भारत में मुद्रा शास्त्र के जनक कहते हैं जेम्स प्रिंसेप को। साहित्य में सिक्कों को काशार्पण कहा जाता था। साहित्य में सिक्कों को काशार्पण कहा जाता था। साहित्य में सिक्कों को काशार्पण कहा जाता था। और अरिकमेडु तमिलनाडु से रोमन सिक्के मिले हैं। अरिकमेडु तमिलनाडु से रोमन सिक्के मिले हैं। तो रोमन सिक्के मिले हैं तो इसका मतलब क्या है? भारत और रोम के बीच में व्यापार होता होगा, उसके बारे में जानकारी है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के मिले हैं और इसमें क्या है? भारत रोम व्यापार की जानकारी है। रोम कहाँ है? इटली में। इटली की कैपिटल रोम। और शैली देखी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसरा शैली। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली ये भारत उत्तर भारत में नागर शैली, उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और बेसरा शैली दोनों में। बेसरा शैली दोनों का मिश्रण, उत्तर दक्षिण दोनों का मिला जुला रूप बेसरा शैली। क्या थी ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ थी। मंदिर निर्माण की शैलियाँ थी नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। और एक शैली और थी पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में क्या था? पंचायतन शैली में था एक जो मुख्य मंदिर होता था, मुख्य मंदिर अन्य चार सहायक मंदिरों से घिरा रहता था। इसको बोलते थे पंचायतन शैली। इसके कुछ उदाहरण हैं अभी। कंदरिया महादेव मंदिर है कहाँ? खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। देवलगढ़ का दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश में। देवलगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में। और कोंडेश्वर महादेव मंदिर है, कोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। कोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। ये 5 मंदिर हैं पंचायतन शैली के उदाहरण की। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, लक्ष्मण मंदिर भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, देवलगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश, कोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। कोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर भुवनेश्वर, कंदरिया महादेव खजुराहो। और सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। सबसे ज़्यादा मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। तो हो गया, बस एंड करते हैं सेशन को। बाकी एक वीडियो और रहेगी शायद से, अभी कहाँ पूरा हुआ है। चलो ठीक है, जय।